हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है बेटा कि इस वीडियो से पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जाना था, तो आज इस वीडियो में बेटा हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की मीनिंग और साथ ही में इसके जो फीचर्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की मीनिंग के बारे में बात करें तो बेटा वो इस तरह से है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर द बिजनेस इज owned and managed by the members of Hindu undivided family and governed by Hindu law, that is Hindu Succession Act 2005। तो बेटा जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ना, वो बड़े बड़े जो अमीर घराने के लोग होते हैं और स्पेशली ये जो बिजनेस है हमारे इंडिया में ही जाना जाता है। और इस बिजनेस में बेटा क्या होता है, जो अमीर घराने के लोग होते हैं वो अपने दादा परदादा उनके द्वारा किए गए जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे दादा परदादा जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, मतलब जो हमारे पूर्वज थे, उनके बिजनेस को चलाना और उनके बिजनेस को अपने हाथों में लेना ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाता है। और जॉइंट हिंदू बिजनेस फैमिली हमारे जो इंडिया में रहने वाले हिंदू फैमिली के लोग हैं वो ही किया करते हैं। और इस पूरे बिजनेस की जो सार संभाल है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही किया करती है, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में HUF बोला करते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये जो है ना अपने जो दादा धीरूभाई अंबानी है ना, उनके बिजनेस को आगे ले जाकर जा रहे हैं। तो इस तरह के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और ये जो बिजनेस है उसका एक एक्ट भी बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको कि हम हिंदू सक्सेशन एक्ट बोला करते हैं, और वो 2005 में बनाया गया था। अगर हमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में और डिटेल से जानना है तो हमें इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो इसके फीचर्स हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो पढ़नी होंगी। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या HUF जो बिजनेस होता है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। अगर हम फर्स्ट फीचर की बात करें तो वो है बेटा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जा सकता है। तो इसके लिए कम से कम उस परिवार में 2 सदस्य होने चाहिए और इसी के साथ में उन सदस्यों के पास में अपनी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब अपने जो दादा परदादाओं से या पूर्वजों से मिली हुई जो संपत्ति है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये संपत्ति नहीं होगी तो वो अपना बिजनेस कैसे चला पाएंगे आगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए कौन से वाला बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलाने के लिए कम से कम उस परिवार में 2 सदस्यों का होना जरूरी है। साथ ही में उन सदस्यों के पास में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अपने पूर्वजों की जो जायदाद है, जो संपत्ति है, जो रुपया पैसा है, वो उनके पास में होना चाहिए। अगर हम सेकंड फीचर की बात करें तो वो है बेटा को पार्टनर। तो को पार्टनर का मतलब होता है साझेदार, मतलब जो पार्टनर है ना, वो पार्टनरशिप में जो लोग होते हैं उनको तो हम पार्टनर बोलते हैं, लेकिन जॉइंट हिंदू बिजनेस फैमिली चलाने वाले जो लोग होते हैं उनके जो पार्टनर्स होते हैं, यानी कि उस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनको पार्टनर न कह के हम क्या कहते हैं, को पार्टनर। तो इसके लिए भी बेटा कुछ कंडीशंस हैं कि भाई इस तरह का जो बिजनेस होता है या जो HUF बिजनेस है ना, उसमें कौन लोग को पार्टनर हो सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन है हु टेक शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। भाई फैमिली के वो मेंबर जिनको कि अपने पूर्वजों की संपत्ति में हिस्सा मिला है, इस तरह के लोग भी को पार्टनर हो सकते हैं। इसी के साथ में यदि मान लीजिए उनको प्रॉपर्टी मिल गई और आगे जाकर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, इस तरह का जो HUF बिजनेस है उसमें जो भी प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट का हिस्सा जिन लोगों को मिलता है वो बेटा इस तरह के बिजनेस में को पार्टनर हो सकते हैं। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो वो है बेटा मेथड ऑफ को-पार्टनरी। मेथड ऑफ को-पार्टनरी का मतलब है कि भाई फैमिली में मेल और फीमेल दोनों ही लोग रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह के बिजनेस में जो पार्टनर होते हैं या को-पार्टनर होते हैं वो कौन लोग बन सकते हैं, मेल, फीमेल या दोनों। तो इसके लिए 2 मेथड है यहाँ पे, एक तो है दाय भाग प्रथा और एक दूसरी है बेटा मिताक्षरा प्रथा।
यदि हम बात करें दाएं भाग प्रथा की या दाएं भाग मेथड की, तो बेटा ये जो मेथड है ना वो वेस्ट बंगाल में प्रचलित है। इसमें क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल कैन बी को पार्टनर्स इन HUF बिजनेस। मतलब इस तरह का जो हिंदू फैमिली वाला बिजनेस होता है ना, HUF वाला बिजनेस, उसमें मेल और फीमेल दोनों ही उसके को पार्टनर हो सकते हैं, मतलब पार्टनर हो सकते हैं। मतलब मेल और जो फीमेल है ना वो दोनों मिलकर इस तरह का जो HUF वाला बिजनेस है वो चला सकते हैं। लेकिन सेकंड मेथड में देखा जाए तो मिताक्षरा में क्या होता है बेटा, जो कि वेस्ट बंगाल में अप्लाई नहीं है, तो ये बाकी जो स्टेट है इंडिया के वहीं पर ये अप्लाई है। और इसमें कहा गया है कि ओनली मेल्स कैन बी को पार्टनर्स इन HUF बिजनेस। तो HUF बिजनेस चलाने के लिए उसके जो पार्टनर बनते हैं, जो लोग मिलकर, मतलब फैमिली के जो लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं, उन लोगों में केवल और केवल मेल ही होते हैं, फीमेल को वहां पर कोई एंट्री नहीं दी जाती है। अगर हम HUF के फोर्थ फीचर की बात करें तो वो है बेटा लायबिलिटी। तो बेटा अगर बात करें कर्ता की, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कर्ता कौन होता है। तो हिंदू परिवार में जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं ना, उनमें जो सबसे बुढ़ा व्यक्ति होता है, जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति होता है, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है, जिसको कि हम यहाँ बोलते हैं दादा परदादा, तो ऐसा व्यक्ति, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता। तो कर्ता क्या हुआ, हेड होता है फैमिली का, या जो एल्डेस्ट फैमिली मेंबर होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं, जो कि बिजनेस की सार संभाल किया करता है, कंट्रोल करता है, उस बिजनेस को मैनेज करता है। किस तरह के बिजनेस को, हिंदू फैमिली यानी उनकी फैमिली के द्वारा चलाए गए बिजनेस को। तो इस तरह का जो कर्ता व्यक्ति होता है उसकी जो जिम्मेदारी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, या लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। जबकि रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब ये हुआ कि जो कर्ता को छोड़कर बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। मतलब जो कर्ता है उसकी पर्सनल एसेट से भी, लोन देने वाले जो लोग हैं उसकी पर्सनल एसेट्स को भी एक्वायर कर सकते हैं, उसकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज में ले सकते हैं। लेकिन कर्ता के अलावा जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनकी जिम्मेदारी, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होने की वजह से लोन देने वाले जो लोग हैं उनकी पर्सनल एसेट्स को हाथ तक नहीं लगा सकते। ठीक इसी तरह से यदि हम फिफ्थ फीचर की बात करें तो वो है बेटा कंट्रोल एंड मैनेज। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF बिजनेस इज डन बाय द कर्ता। तो उस फैमिली में जो एल्डेस्ट पर्सन होता है, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है, जो बड़े बूढ़ों की कैटेगरी में आता है, वो जो कर्ता है उस कर्ता के द्वारा बेटा उस पूरे बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट किया जाता है। एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स फॉलो हिज डिसीजंस। और जो भी वो एडवाइस देता है, जो भी सजेशन देता है, जो भी उस कर्ता के द्वारा डिसीजन लिए गए हैं, उन डिसीजंस को बाकी बचे जो मेंबर है ना फैमिली के, उनको मानना पड़ता है। अगर हम बात करें सिक्स्थ फीचर की तो वो है बेटा माइनर मेंबर्स। माइनर्स कैन ऑल्सो बी मेंबर्स ऑफ HUF बिजनेस। तो बेटा जो HUF बिजनेस होता है ना, फैमिली वाला जो बिजनेस है, उसमें जो माइनर्स है, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के जो लोग हैं या जो बच्चे हैं, वो भी इस बिजनेस के पार्टनर या को पार्टनर बन सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो ये अपने जन्म के बाद में ही उस बिजनेस की हिस्सेदारी में अपना हिस्सा रखने का अधिकार रखता है। क्योंकि ये जो बिजनेस है वो फैमिली मेंबर्स के द्वारा चलाया जाता है, तो जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनकी जितनी भी संतान होगी उनका हिस्सा उस बिजनेस में जरूर होगा। तो कहने का मतलब यह है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद में वो बच्चा उस बिजनेस में को पार्टनर बन जाता है। जैसे हम अगर पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो बेटा पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, 18 साल की उम्र से कम उम्र के जो जितने भी बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं उनको पार्टनरशिप बिजनेस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरह का जो रूल है वो HUF बिजनेस में अप्लाई नहीं होता है। अगर हम बात करें सेवंथ फीचर की तो वो है बेटा नंबर ऑफ मेंबर्स। तो बेटा HUF जो बिजनेस है ना उसमें फैमिली के कम से कम 2 मेंबर तो होना जरूरी है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो बेटा वो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उन मेंबर्स की संख्या 3 जनरेशन तक ही लिमिटेड है। मतलब पिछली 3 जनरेशन है ना, उनमें कितने भी फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो, वो सारे के सारे फैमिली मेंबर इस HUF बिजनेस की या जो फैमिली बिजनेस चला रहे हैं उसके को पार्टनर हो सकते हैं या पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन हम बात करें 4th या 5th जनरेशन की तो उसके जो मेंबर होंगे वो इस तरह के बिजनेस के पार्टनर या को पार्टनर नहीं होंगे। अगर हम HUF बिजनेस के लास्ट फीचर की बात करें तो इसमें है बेटा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि HUF तरीके का जो बिजनेस है वो क्या लगातार कई सालों तक चलता रहता है। तो इसका जवाब है हाँ।
क्योंकि HUF बिजनेस कंटिन्यूज आफ्टर डेथ ऑफ कर्ता। मान लीजिए उसका मैनेजमेंट करने वाला, कंट्रोल करने वाला जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है, जिसको कि हम कर्ता कहते हैं, अगर कर्ता की मौत भी हो जाती है ना, तो उसके बाद में क्या होता है बेटा, जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर होता है ना परिवार का, यानी कि उससे जस्ट कम उम्र वाला और बाकी बचे हुए मेंबर से सबसे ज्यादा उम्र वाला जो व्यक्ति है वो कर्ता के रूप में काम करना शुरू कर देता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में देखेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है ना, उसके उनके मेंबर्स को क्या क्या फायदा होता है और क्या क्या उस बिजनेस के उनको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम फर्स्ट मेरिट की बात करें तो वो होता है बेटा इफेक्टिव कंट्रोल। ओनली कर्ता टेक्स ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग बिजनेस, नो अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली इंटरफेयर्स। क्योंकि इस बिजनेस में क्या होता है कि जो कर्ता होता है ना, सीनियर मोस्ट पर्सन, वो ही सभी तरह के जो डिसीजंस होते हैं वो लिया करता है, और जो भी बाकी मेंबर्स है वो उस डिसीजन में कभी भी कोई इंटरफेयर या हस्तक्षेप या बाधा नहीं पहुंचाते हैं। इट हेल्प्स इन टेकिंग प्रॉम्प्ट डिसीजंस, और इस तरह से जो करता है वो अपने जो डिसीजन है वो तुरंत ही ले लिया करता है, क्योंकि वो सारे डिसीजन खुद के द्वारा लिए जाते हैं, किसी दूसरे का इंटरफेयर होता नहीं है, तो इसलिए जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो तुरंत वो अपने आप ले सकता है। यदि हम सेकंड मेरिट की बात करें तो वो है कंटिन्यूटी। बिजनेस कैन बी कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ ऑफ कर्ता, एज इमीडिएट द एल्डेस्ट मेंबर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टेक्स हिज पोजीशन एज कर्ता। क्योंकि बेटा इस बिजनेस में क्या होता है, जो इसका सर्वे सर्वा होता है, मतलब जो कर्ता होता है ना, जो सीनियर पर्सन हुआ करता है फैमिली मेंबर का, यदि उसकी डेथ भी हो जाए ना, तो उसकी डेथ के बाद में ऐसा नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरह कि भाई बिजनेस बिल्कुल बंद ही हो जाएगा। कर्ता की मौत के बाद में जो बाकी बचे हुए मेंबर्स है ना, उनमें जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है वो उस कर्ता की जगह ले लेता है, मतलब बाद में वो कर्ता बन जाता है और अपने बिजनेस को कंटिन्यू चलाता रहता है। इसी तरह से थर्ड बेनिफिट की बात करें तो वो है लिमिटेड लायबिलिटी। तो बेटा इस बिजनेस में कर्ता को छोड़कर बाकी बचे हुए जो मेंबर्स होते हैं ना, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी फ्यूचर में मान लीजिए उन्होंने कोई बिजनेस लोन लिया हुआ था, अगर वो बिजनेस लोन नहीं चुका पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक वाले जो हैं वो मेंबर्स के पर्सनल असेट्स को या पर्सनल प्रॉपर्टी को भी हाथ लगा पाएं। वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते अपना लोन रिकवर करने के लिए। ठीक इसी तरह से HUF बिजनेस के फोर्थ मेरिट की बात करें तो वो है लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। HUF business is run by family members, so there is a sense of great loyalty towards each other। क्योंकि आपको पता है HUF टाइप का जो बिजनेस होता है ना, वो एक ही हिंदू परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए जो भी मेंबर्स होते हैं उनके बीच में एक दूसरे के प्रति वफादारी, ईमानदारी रहती है। दे फील प्राइड इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, और इस तरह से जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा तो उस ग्रोथ का जो फायदा है मेंबर्स को मिलेगा और वो अपने आप में प्राइड फील किया करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के बिजनेस में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो कि एक फैमिली मेंबर ही होते हैं, तो उनके बीच में एक तरह से वफादारी तथा साथ ही साथ में सहयोग की भावना, मतलब एक दूसरे की मदद करने की भावना बनी रहती है। अगर हम बात करें HUF बिजनेस के क्या नुकसान हो सकते हैं उनके फैमिली मेंबर्स को, तो पहला नुकसान तो यही है कि उनके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी, जो भी पैसा उनको मिला होता है वो उनके एंसेस्ट्रल लोगों से ही तो मिला होता है, मतलब पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति तो उनके पास होती है। तो कहने का मतलब ये है कि उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं ना, उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तक ही लिमिटेड रहते हैं। अगर हम बात करें सेकंड लिमिटेशन के बारे में तो वो है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी। द कर्ता ऑफ HUF इज बर्डन विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो जो HUF बिजनेस होता है उसका जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी बेटा अनलिमिटेड होती है। इस तरह की अनलिमिटेड लायबिलिटी का नुकसान कर्ता को अपने पूरे जीवन भर उठाना पड़ता है, क्योंकि जो भी अपने बिजनेस के नाम से बैंक से वो लोन लेता है और लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक वाले उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी गिरवी रख सकते हैं या पर्सनल प्रॉपर्टी से भी अपने बैंक का लोन रिकवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें थर्ड लिमिटेशन की तो वो है बेटा डोमिनेंस ऑफ कर्ता, बिकॉज ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय कर्ता। क्योंकि इस तरह के बिजनेस में जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे कर्ता के द्वारा लिए जाते हैं। एंड ही डज नॉट अलाउ अदर मेंबर्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट करने में जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको वो कभी भी अलाउ नहीं करता है। इस वजह से जो बाकी बचे मेंबर हैं फैमिली के, वो कर्ता से इस बात के लिए हमेशा नाराजगी बनाए रखते हैं।
अगर हम HUF बिजनेस की लास्ट लिमिटेशन के बारे में बात करें तो वो है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। ओनली वन मैन एंड इन दिस कंडीशन कर्ता कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट ऑफ ऑल थिंग्स, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक अकेला आदमी सभी चीजों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो इसी तरह से HUF बिजनेस चलाते समय जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे के सारे कर्ता के द्वारा लिए जाते हैं। और कभी कभार तो क्या होता है, बिजनेस में सफर फ्रॉम लॉस, और उस अकेले के द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से पूरे बिजनेस को सफर करना पड़ता है। बिजनेस में कभी कभार लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो उम्मीद है बेटा आपको HUF बिजनेस के मेरिट और डीमेरिट मतलब फायदे और नुकसान के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपके स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।